नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देख रहे हैं समाचारों का बुलेटिन। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। देखेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले इस समय की हेडलाइंस। छात्रों के हित में पीएम मोदी का एक्शन जारी, परीक्षा सुधारों के लिए हाई पावर टास्क फोर्स गठित, नंदन नीलेकणी को मिली कमान। पीएम मोदी ने नया वीडियो संदेश जारी करके की घोषणा। प्रधानमंत्री ने भारत की युवा पीढ़ी को बताया विकसित भारत की ऊर्जा, कहा भारतीय युवाओं के लिए देश है सर्वोपरि। विकसित वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम में युवाओं से किया संवाद। मन की बात में प्रधानमंत्री ने स्पोर्ट्स से लेकर स्पेस तक, पर्यावरण संरक्षण से लेकर लोकल फॉर वोकल तक कई पहलुओं का किया जिक्र। देशवासियों से इस वर्ष भी हर घर तिरंगा अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने और खादी अपनाने की पीएम ने की अपील। पीएम मोदी ने कारगिल विजय दिवस पर वीर जवानों को किया नमन। मन की बात में कहा सैनिकों के साहस के साथ साथ तकनीकी क्षमता में भी मजबूती, सुरक्षित, सक्षम और आत्मनिर्भर भारत निर्माण के संकल्प को और मजबूत करने का किया आह्वान। अब सिर्फ पाक अधिकृत कश्मीर पर होगी बात। कारगिल विजय दिवस पर रक्षा मंत्री की पाकिस्तान को दो टूक, कहा ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान के हर दुस्साहस का निर्णायक जवाब देने की भारतीय क्षमता का प्रमाण। और ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल में भारत को मिली स्वर्णिम सफलता। भारोत्तोलक मीराबाई चानू ने 48 किलोग्राम भार वर्ग में जीता स्वर्ण। भारत के कुल पदकों की संख्या हुई 3। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मीराबाई चानू को स्वर्णिम सफलता पर दी बधाई। और वैभव की तूफानी पारी के बल पर हरारे में लहराया टीम इंडिया का परचम। तीसरे टी20 में जिम्बाब्वे को 35 रनों से हराया। 3 मैच की टी20 सीरीज को 3-0 से किया क्लीन स्वीप। हेडलाइंस के बाद खबरें विस्तार से। सबसे पहले इस समय की सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर, पेपर लीक पर पहले कार्रवाई हुई, फिर कानून सख्त हुआ और अब सरकार परीक्षा व्यवस्था के ओवरहॉल की तैयारी में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनाई है एक हाई पावर टास्क फोर्स, जिसकी कमान अब होगी नंदन नीलेकणी के हाथों में। नीट पेपर लीक विवाद के बाद सरकार का अगला बड़ा कदम सामने आ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा सुधारों के लिए हाई पावर टास्क फोर्स का गठन किया है। इसकी कमान संभालेंगे इन्फोसिस के सह संस्थापक और भारत की डिजिटल पहचान व्यवस्था के प्रमुख शिल्पकार नंदन नीलेकणी। उनके साथ इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर एस सोमनाथ, पूर्व आईबी निदेशक तपन डेका, आईआईटी मद्रास के निदेशक प्रोफेसर वी कामकोटी, पूर्व शिक्षा सचिव अनीता करवाल और लॉजिस्टिक्स विशेषज्ञ अमृत लाल मीणा जैसे दिग्गज शामिल हैं। ये टीम सिर्फ परीक्षा की सुरक्षा नहीं, बल्कि पूरी परीक्षा प्रणाली को तकनीक आधारित, पारदर्शी और भविष्य के लिए तैयार बनाने का रोड मैप तैयार करेगी। हमारी परीक्षा पद्धति विश्वस्त हो, हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी का उपयोग हो, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन नीलेकणी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है। सरकार का संदेश साफ है, पेपर लीक पर अब सिर्फ सजा नहीं, सिस्टम भी बदलेगा। एक तरफ फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामलों की सुनवाई तेज की जा रही है, दूसरी तरफ संसद में और सख्त कानून लाने की तैयारी है। अब इस टास्क फोर्स के जरिए परीक्षा प्रणाली की हर कमजोर कड़ी की पहचान होगी, ताकि भविष्य में पेपर लीक की गुंजाइश ही खत्म की जा सके। हाई पावर टास्क फोर्स जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा और जल्द से जल्द आने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने का काम इसके रिपोर्ट के आधार पर कर दिया जाएगा। ये टास्क फोर्स एनटीए की परीक्षा प्रक्रिया, डिजिटल सुरक्षा, डेटा प्रबंधन, प्रश्न पत्रों की गोपनीयता और प्रशासनिक जवाबदेही समेत पूरे इकोसिस्टम की समीक्षा करेगी। सरकार पेपर लीक पर सिर्फ जवाब नहीं दे रही है, बल्कि उस व्यवस्था को भी बदलने में जुट गई है जहां से ये संकट पैदा होता है।
जवाबदेही, कानून और अब सिस्टम के रिफॉर्म्स। सरकार के ये कदम बता रहे हैं कि परीक्षा सुधार अब सिर्फ एजेंडे में नहीं बल्कि मिशन मोड में है। और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी को शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंप दिया है। प्रहलाद जोशी ने अपना कार्यभार संभाल भी लिया है। कार्यभार संभालने के बाद शिक्षा मंत्री ने मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। मीटिंग में शिक्षा मंत्रालय के दोनों विभागों, स्कूली शिक्षा विभाग और उच्चतर शिक्षा विभाग के सचिव और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी भी उपस्थित रहे। और शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी संभालने और अधिकारियों के साथ अहम बैठक करने के बाद केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने क्या कुछ कहा, इसे सुनिए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरा विश्वास रख के मुझे ये जिम्मेदारी सौंपा है। मैं कल कर्नाटक में था, रात को इधर पहुंच के मैं आज सुबह इधर आके चार्ज लिया हूँ, कार्यभार संभाला हूँ। पूरा डिटेल्स जो भी इधर अभी हमको देखना है, निर्णय लेना है, इस सब के बारे में इंफॉर्मेशन लेने का और पूरा मिनिस्ट्री समझने का कोशिश मैंने किया हूँ। मुझे विषय नया है, पूरा समझने के बाद डिटेल में आपसे बात करूँगा। मैंने आज चार्ज भी लिया हूँ और सीनियर ऑफिसर्स पे डिटेल में बातचीत करने का कोशिश किया हूँ। तो भले ही प्रहलाद जोशी आज से शिक्षा मंत्री के रूप में काम में जुट गए हों, मगर उनके कंधों पर कई और मंत्रालयों की भी जिम्मेदारी है। प्रहलाद जोशी ने मोदी सरकार 3.0 में उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाली हुई है। अब उन्हें शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है। साल 2019 में दूसरी बार भाजपा के प्रचंड बहुमत का आंकड़ा पार कर सत्ता में आई मोदी सरकार 2.0 में प्रहलाद जोशी को पहली बार केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया गया था और उन्हें संसदीय कार्य मंत्री की जिम्मेदारी दी गई थी। बाद में उन्होंने कोयला मंत्रालय की जिम्मेदारी भी संभाली। प्रहलाद जोशी की पहचान एक अनुभवी संसदीय रणनीतिकार और संगठनात्मक क्षमता वाले नेता के रूप में रही है। कर्नाटक की धारवाड़ लोकसभा सीट से लगातार 5 बार सांसद चुने जा चुके प्रहलाद जोशी भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेताओं की कतार में खड़े हैं, यानी हाईकमान का उन पर पूरा भरोसा है। साल 2004, 2009, 2014, 2019 और 2024 के आम चुनावों में विरोधियों को पटकनी देकर देश के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर संसद तक वो पहुंचे। प्रहलाद जोशी के सामने सबसे बड़ी चुनौती देश की परीक्षा प्रणाली में लोगों का विश्वास मजबूत करना है और साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं की पारदर्शिता सुनिश्चित करना और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत चल रहे सुधारों को रफ्तार देना भी उनकी प्राथमिकता है। इसके अलावा विद्यालयी शिक्षा की गुणवत्ता, उच्च शिक्षा संस्थानों में अनुसंधान को बढ़ावा, डिजिटल शिक्षा का विस्तार और कौशल आधारित शिक्षा को मजबूत करना भी उनकी प्राथमिकताओं में शामिल रहने की संभावना है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2026 के प्रतिभागियों से संवाद किया। पीएम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस कार्यक्रम से जुड़े तो प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार के प्रयासों की मंशा युवाओं में आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने की भावना को मजबूत करना है। विकसित वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2026 के प्रतिभागियों से संवाद करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र निर्माण में युवा शक्ति की केंद्रीय भूमिका को रेखांकित किया। कार्यक्रम में 250 से अधिक जिलों के युवा वर्चुअल माध्यम से जुड़े। इनमें वो 400 से अधिक प्रतिभागी शामिल हैं जिन्होंने विकसित वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2026 के तहत 3 से 30 जून 2026 के बीच लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के 74 वाइब्रेंट सीमावर्ती गांवों का दौरा किया। पीएम ने कहा, सरकार का प्रयास है कि देश का हर युवा आत्मविश्वास से आगे बढ़े। मेरा हमेशा से ही ये दृढ़ विश्वास रहा है कि भारत के आप जैसे नौजवान 21वीं सदी की दुनिया को शेप करने वाले हैं। भारत के युवा की यही असली नियति है। आज का युवा विकसित भारत की ऊर्जा भी है और विकसित भारत का सबसे बड़ा लाभार्थी भी है। इसलिए
युवा शक्ति जब देश की चुनौतियों और समाधानों से सीधी जुड़ेगी तो भविष्य निश्चित ही उज्जवल होगा। विकसित वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए देश के लाखों युवाओं ने आवेदन किया था। यह पहल देश भर के युवाओं को सीमावर्ती गांवों के सामाजिक आर्थिक परिदृश्य, सांस्कृतिक विरासत और विकास संबंधी आकांक्षाओं का प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करती है। पीएम ने कहा कि विकसित गांव विकसित भारत की आधारशिला हैं। पीएम ने विकसित भारत में युवाओं की मुख्य भूमिका बताई। जब देश का युवा जमीन से जुड़ता है तो वो विकसित भारत के विजन को और व्यापक बनाता है। ये युवा मन में देश के लिए जीने, देश के लिए कुछ करने के संकल्प को और मजबूती देता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जिन सीमावर्ती गांवों को पहले आखिरी गांव बताकर नजरअंदाज कर दिया गया था, आज उन्हें सरकार देश का पहला गांव मानती है और उनके विकास के लिए अभूतपूर्व कदम उठाए गए हैं। कई गांवों में आजादी के बाद पहली बार बिजली पहुंची, पहली बार सड़क पहुंची, पहली बार घर में नल से जल पहुंचा, पहली बार घर में गैस कनेक्शन पहुंचा। शहरों में ये सामान्य सुविधाएं लगती हैं, लेकिन वहां के लोगों के लिए ये जीवन बदलने वाली सुविधाएं हैं। विकसित वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2026 के प्रतिभागियों ने प्रधानमंत्री के साथ अपने अनुभव साझा किए। इन युवाओं ने उन गांवों में हो रहे विकास और जमीनी स्तर पर हुए बड़े बदलाव की सराहना की। जिस विकसित भारत का संकल्प आपने लिया है और हमें दिया है, उसे पूर्ण करने में हम जेनजी तत्पर रहेंगे, क्योंकि जेनजी का मतलब है नेशन बिल्डिंग, जेनजी का मतलब है कैरेक्टर बिल्डिंग, जेनजी का मतलब है सेवा का पर्याय, जेनजी का मतलब है इनोवेशन, अर्थात जेनजी है नेशन फर्स्ट। पीएम ने कहा कि सीमावर्ती गांव के लोग भौगोलिक तौर पर भले ही दूर दिखें, लेकिन भावनात्मक तौर पर देश से बहुत ज्यादा जुड़े हैं। पीएम ने विकसित वाइब्रेंट विलेज की इस यात्रा को सबको जोड़ने, सबसे जुड़ने का सशक्त माध्यम बताया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब अगली खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के 136वें संस्करण में जल संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, खेल, हस्तशिल्प और वोकल फॉर लोकल जैसे कई विषयों पर भी देशवासियों के साथ अपने विचार साझा किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में जल और पर्यावरण संरक्षण, खेल, हस्तशिल्प और वोकल फॉर लोकल जैसे विभिन्न विषयों पर देशवासियों के साथ अपने विचार साझा किए। प्रधानमंत्री ने कैच द रेन अभियान के तहत जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाने का आह्वान किया। उन्होंने मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा सहित कई राज्यों में जल संरक्षण के सफल प्रयासों का उल्लेख करते हुए हर नागरिक से पानी की हर बूंद बचाने की अपील की। मध्य प्रदेश के सीधी जिले में करीब 1,500 तालाब बनाए गए हैं। नरसिंहपुर में अमृत सरोवरों को संवारा गया है। महाराष्ट्र के नासिक में बड़ी मात्रा में पानी सहेजने की क्षमता विकसित हुई है। आंध्र प्रदेश के नंदयाल में सभी ग्राम पंचायतें इस अभियान से जुड़ी हैं और पुराने तालाबों को फिर से उपयोगी बनाया गया है। हमारे शहर भी पीछे नहीं है। छत्तीसगढ़ के कोरबा, उड़ीसा के भुवनेश्वर और आंध्र प्रदेश के विजयनगरम इस अभियान के उत्साहजनक परिणाम दिखाई दे रहे हैं। प्रधानमंत्री ने गुजरात के गिर जंगलों में संरक्षण और पुनर्स्थापन प्रयासों की तारीफ करते हुए कहा कि गिर में इंडियन ग्रे हॉर्नबिल की वापसी बड़ी सफलता है। प्रधानमंत्री ने बिहार के सीतामढ़ी में वेस्ट टू वेल्थ पहल की सराहना करते हुए कहा कि सिंगल यूज प्लास्टिक की रिसाइकलिंग से पर्यावरण अनुकूल बेंच बनाई जा रही है, जिससे जागरूकता और रोजगार दोनों बढ़ रहे हैं। उन्होंने गणेश उत्सव पर पीओपी के बजाय मिट्टी से बनी गणेश प्रतिमाएं स्थापित करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री ने एक पेड़ मां के नाम अभियान को मिली उत्साहवर्धक प्रतिक्रिया और प्रकृति के प्रति लोगों द्वारा दायित्व निभाने पर खुशी जताई। अहमदाबाद में जन भागीदारी की अद्भुत शक्ति दिखाई दी है। भाड़ज क्षेत्र में 1 घंटे के भीतर 3.5 लाख से अधिक पौधे रोपे गए। इसमें 25,000 से अधिक लोग जुटे।
आने वाले वर्षों में यही पौधे एक घने शहरी वन का रूप लेंगे। इस प्रयास को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। साथियों, एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत यूपी में भी जन शक्ति का अद्भुत संकल्प देखने को मिला है। वहां एक ही दिन में 12 जुलाई को 35 करोड़ से अधिक पौधे लगाए गए हैं। प्रधानमंत्री ने मन की बात में देश के अलग अलग हिस्सों से प्रेरणादायक कहानियों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि श्रीनगर के गुलाम हुसैन और उनकी बेटी तंजीला के प्रयासों से पर्यावरण अनुकूल कश्मीर की पारंपरिक वगु चटाई को नई पहचान मिल रही है। प्रधानमंत्री ने बिजनौर की स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा तैयार विदुर प्रेरणा स्वदेशी हर्बल टी का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि स्थानीय संसाधनों और महिलाओं के आत्मविश्वास से शुरू हुई ये पहल आज राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बना रही है और आत्मनिर्भर भारत को मजबूती दे रही है। प्रधानमंत्री ने हाल के दिनों में खेल के क्षेत्र में देश की नारी शक्ति की उपलब्धियों की सराहना की। उन्होंने पीवी सिंधु को जापान ओपन बैडमिंटन खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बनने पर बधाई दी। साथ ही लंदन के लॉर्ड्स मैदान पर भारतीय महिला क्रिकेट टीम की ऐतिहासिक टेस्ट जीत का भी उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने 7 अगस्त को मनाए जाने वाले राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर देशवासियों से हथकरघा और हस्तशिल्प को बढ़ावा देने की अपील की। उन्होंने खादी की बढ़ती लोकप्रियता का भी उल्लेख किया। बीते कुछ वर्षों में खादी काफी लोकप्रिय हुई है। पिछले 12 वर्षों में इसकी बिक्री 6 गुना बढ़ी है। बिक्री का यह आंकड़ा अब 8,000 करोड़ रुपए के करीब पहुंच चुका है। मेरा आप सभी से आग्रह है कि आने वाले त्योहार में खादी का कोई न कोई, हैंडलूम का कोई न कोई, हैंडीक्राफ्ट का कोई न कोई प्रोडक्ट जरूर खरीदें। प्रधानमंत्री ने त्रिपुरा के पारंपरिक वाद्य यंत्र चोंगप्रेंग का जिक्र किया। उन्होंने भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को याद किया, जिनकी 27 जुलाई को पुण्यतिथि है। उन्होंने अगले महीने 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस पर होने वाले हर घर तिरंगा अभियान के बारे में बात की और देशवासियों से इस अभियान में बढ़ चढ़कर भाग लेने का आह्वान किया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में कारगिल विजय दिवस के मौके पर वीर जवानों को नमन किया और देश के उनके बलिदान और साहस को याद किया। पीएम मोदी ने सैनिकों को तकनीकी रूप से सशक्त बनाने के लिए सरकार के प्रयासों पर भी बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम की 136वीं कड़ी में कारगिल विजय दिवस पर देशवासियों के साथ अपने विचारों को साझा किया। पीएम मोदी ने कहा कि आज कारगिल विजय दिवस है और ये दिन हमें गर्व से भर देता है। ये दिन हमें अपने वीर जवानों के अद्भुत साहस की याद दिलाता है। आज कारगिल विजय दिवस पर मैं सभी वीर शहीदों और वीर सैनिकों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। साथियों, आज का भारत अपने वीरों को सिर्फ याद ही नहीं करता, बल्कि नई पीढ़ी तक उनकी गाथा भी पहुंचाता है। इसी भावना से इस वर्ष एक विशेष शौर्य विजय यात्रा निकाली गई है। 14 जुलाई को दिल्ली के नेशनल वॉर मेमोरियल से शुरू हुई ये मोटरसाइकिल यात्रा द्रास के करगिल वॉर मेमोरियल तक पहुंचेगी। इसका संदेश है वन राइड, वन नेशन, वन सैल्यूट। यह यात्रा हमें याद दिलाती है कि राष्ट्र के लिए दिया गया बलिदान कभी भुलाया नहीं जा सकता। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार देश के वीर सपूतों की तकनीकी क्षमता को सशक्त करने के लिए लगातार प्रयासरत है। कुछ दिन पहले भारतीय नौसेना में आईएनएस महेंद्रगिरी शामिल किया गया। यह आधुनिक जंगी जहाज भारत में ही डिजाइन किया गया है, भारत में ही बना है। इसमें 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग हुआ है। यह आत्मनिर्भर भारत की बढ़ती शक्ति का प्रतीक है। इसी महीने डीआरडीओ ने पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट का भी सफल परीक्षण किया। 2-3 दिन पूर्व ही डीआरडीओ ने कुशा मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया है। इस महीने की शुरुआत में मैं इंडोनेशिया में था, जहां ब्रह्मोस और अस्त्र मिसाइलों के लिए एक बड़ा समझौता हुआ है। पीएम मोदी ने पिछले रविवार को विक्रम 1 के सफल लॉन्च का जिक्र करते हुए इसे एक गौरव से भरा हुआ ऐतिहासिक क्षण बताया।
ये प्राइवेट सेक्टर द्वारा विकसित भारत का पहला रॉकेट है। हमारे युवा इनोवेटर्स ने वो कर दिखाया जिसकी कल्पना तक मुश्किल थी। उन्होंने गजब की स्किल, पैशन और पेशेंस दिखाया। लंबे समय तक हमारा स्पेस सेक्टर निजी क्षेत्र के लिए बंद रहा था। इस सेक्टर में रुचि रखने वाले काफी युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर नहीं मिल पा रहा था। युवा हित को देखते हुए हमने स्पेस सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोला। आज इसका परिणाम दुनिया देख रही है। पीएम मोदी ने देश में आयोजित होने वाले साइंस ओलंपियाड को दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण प्रतियोगिताओं में से एक करार दिया और भारतीय दल के प्रदर्शन की खुले दिल से सराहना की। पीएम ने कहा कि हमारे युवा साथी साइंस में भी भारत का मस्तक ऊंचा कर रहे हैं। और पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के मंच से देशवासियों को स्थानीय और स्वदेशी उत्पादों को खरीदने की अक्सर अपील करते रहते हैं। 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाएगा, तो इस मौके पर पीएम मोदी ने देशवासियों से वोकल फॉर लोकल मंत्र अपनाने की मांग की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर सभी से वोकल फॉर लोकल भावना को सशक्त करने की मांग की। आज ऐसे कई लोग और समूह हैं जो हैंडलूम की हमारी गौरवशाली परंपरा को नई ऊर्जा और पहचान दे रहे हैं। कोई पोचमपल्ली इकत की सुंदर परंपरा को आगे बढ़ा रहा है, तो कोई महिला बुनकरों को जोड़कर वूल प्रोडक्ट्स बना रहा है। कुछ लोग केरलम की पारंपरिक कसाऊ कला को संरक्षित कर रहे हैं। इससे हमारी माताओं बहनों को रोजगार भी मिल रहा है। प्रधानमंत्री ने खादी का विशेष उल्लेख किया और महात्मा गांधी के खादी के प्रति स्नेह के बारे में भी बात की। बीते कुछ वर्षों में खादी काफी लोकप्रिय हुई है। पिछले 12 वर्षों में इसकी बिक्री 6 गुना बढ़ी है। बिक्री का यह आंकड़ा अब 8,000 करोड़ रुपए के करीब पहुंच चुका है। मेरा आप सभी से आग्रह है कि आने वाले त्योहार में खादी का कोई न कोई, हैंडलूम का कोई न कोई, हैंडीक्राफ्ट का कोई न कोई प्रोडक्ट जरूर खरीदें। प्रधानमंत्री ने भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को याद किया, जिनकी 27 जुलाई को पुण्यतिथि है। प्रधानमंत्री ने अगले महीने 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस पर होने वाले हर घर तिरंगा अभियान के बारे में बात की और इसे पूरे देश को एक अद्भुत भावना से जोड़ने वाला अभियान बताया। ब्यूरो रिपोर्ट, टीटी न्यूज। और अब अगली खबर, प्रेस सूचना ब्यूरो यानी पीआईबी ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी से जुड़ी अल जजीरा की एक सोशल मीडिया पोस्ट में किए गए दावे को फर्जी बताया है। पोस्ट में दावा किया गया था कि केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि पूरी कोशिशों के बावजूद पेपर लीक को रोका नहीं जा सकता, तो पीआईबी फैक्ट चेक में यह दावा भ्रामक और फर्जी पाया गया। पीआईबी के अनुसार प्रहलाद जोशी ने ऐसा कोई बयान दिया ही नहीं है। उन्होंने केवल राजस्थान में पेपर लीक के मुद्दे पर प्रियंका गांधी के पहले दिए गए बयान का हवाला दिया था। पीआईबी ने लोगों से अपील की है कि वे भ्रामक दावों पर विश्वास न करें और जानकारी के लिए केवल सरकारी आधिकारिक स्रोतों पर ही भरोसा करें। कारगिल विजय दिवस पर देश ने अपने वीर शहीदों को नमन किया। द्रास की धरती से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को कड़ा संदेश देते हुए साफ कर दिया कि भारत की संप्रभुता से खिलवाड़ करने वालों को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ भारत की निर्णायक नीति और सेना की ताकत को दुनिया के सामने रखा। द्रास से राजनाथ सिंह की दहाड़, सिर्फ पीओके पर होगी बात, न नरमी न ढील, अब पीओके पर होगा हिसाब। कारगिल विजय दिवस पर रक्षा मंत्री ने पाकिस्तान पर जमकर करारा प्रहार किया। कारगिल विजय दिवस की 27वीं वर्षगांठ पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने द्रास स्थित कारगिल युद्ध स्मारक पर देश के वीर बलिदानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने यह साफ कर दिया है कि भारत के खिलाफ आतंकवाद का सहारा लेने वालों का अंजाम क्या होगा। उन्होंने दो टूक कहा कि यदि पाकिस्तान कोई दुस्साहस करता है तो भारत उसकी कल्पना से भी अधिक कड़ा जवाब देने में सक्षम है। राजनाथ सिंह ने पाक को चेतावनी देते हुए कहा कि हमारी मंशा साफ है, या पाकिस्तान से कोई बात नहीं होगी, और अगर बात होगी भी तो सिर्फ पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पर होगी, वो कश्मीर जो भारत का हिस्सा है, जिस पर पाकिस्तान ने अवैध तरीके से कब्जा किया था।
ऑपरेशन सिंदूर ने यह साफ कर दिया है कि भारत को आतंकवाद के सहारे डराने का सपना देखने वालों का अब अंजाम क्या हो। साथियों, हमारा इंटेंशन साफ है कि अब पाकिस्तान से कोई बात नहीं होगी, और अगर बात होगी तो सिर्फ पीओके पर ही बात होगी, जो कि भारत का हिस्सा है, जिस पर पाकिस्तान ने अवैध तरीके से कब्जा किया था। रक्षा मंत्री ने विकास की राह पर तेजी से बढ़ रहे भारत की उपलब्धियों को गिनाते हुए पाकिस्तान की नापाक हरकतों पर भी तीखा प्रहार करते हुए कहा। रक्षा मंत्री ने कहा कि आज भारत इनोवेशन के नए रास्ते खोज रहा है तो पाकिस्तान घुसपैठ के नए रास्ते खोज रहा है। भारत चिप डिजाइन कर रहा है तो पाकिस्तान टेरर डिजाइन में लगा हुआ है। भारत दुनिया को सॉफ्टवेयर दे रहा है तो पाकिस्तान दुनिया को स्लीपर सेल्स दे रहा है। भारत डेटा सेंटर्स बना रहा है तो पाकिस्तान रेडिकल सेंटर्स बना रहा है। भारत यूपीआई से दुनिया को जोड़ रहा है तो पाकिस्तान हवाला से आतंकवाद को जोड़ रहा है। यानी हमारे रास्ते अलग अलग हैं। ऐसे में अगर पाकिस्तान अपने घटिया मंसूबे लेकर हमारी समृद्धि के रास्ते में रोड़ा लेकर आता है तो उसे करारा जवाब देने के लिए हमारी सेनाएं तैयार बैठी हैं। राजनाथ सिंह ने सैनिकों के शौर्य की प्रशंसा करते हुए ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का जिक्र करते हुए कहा कि हमारी सेनाओं ने आतंकवादियों और उनके सरपरस्तों को ऐसा जवाब दिया है कि वे आजीवन नहीं भूल पाएंगे। ऑपरेशन सिंदूर ने साफ कर दिया कि अब भारत को आतंकवाद के सहारे डराने का सपना देखने वालों का अंजाम क्या होगा। भारत पाकिस्तान के हर दुस्साहस का जवाब उसकी कल्पना से कहीं अधिक कठोर तरीके से देने की क्षमता रखता है। मैं इस मंच से यह साफ संदेश देना चाहता हूं, भारत की संप्रभुता की ओर बढ़ने वाला हर नापाक कदम का यही अंजाम होगा। साथियों, जो तिरंगा आज इस हिमालय पर इतनी शान के साथ लहरा रहा है, इसकी आन बान और शान की एक बहुत बड़ी कीमत है। वहीं भारतीय सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम की जमकर प्रशंसा की। इस मौके पर मैं देश को अपनी तरफ से यकीन दिलाना चाहता हूं कि भारतीय स्थल सेना पूरी तरीके से देश के साथ है और आने वाले समय में देश के परचम को और भी ऊंचा लहराएं। साल 2019 की वो जुलाई हो या फिर आज का नया भारत, हमारी चोटियों पर लहराता ये तिरंगा इस बात का गवाह है कि भारत की सरहदें महफूज हाथों में है। वीरता, त्याग और संप्रभुता की इस पावन माटी से देश के हर वीर सपूत को सलाम। अक्षय डोंगरे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। आगे की खबरों में, पंजाब में फार्मेसी पेपर लीक के मुद्दे पर मान सरकार एक बार फिर से घिरती हुई दिखाई दे रही है। राज्य में विपक्ष में बैठी भाजपा के अलावा दूसरे राजनीतिक दलों ने भी आम आदमी पार्टी सरकार पर ताबड़तोड़ वार किए और वहां के शिक्षा मंत्री से इस्तीफा मांगा जा रहा है। पंजाब सरकार पर लगातार आरोपों के साथ हमले हुए तो मुख्यमंत्री को सामने आकर अपनी बात रखनी पड़ी। इस रिपोर्ट के जरिए समझिए कि आखिर ये विवाद है क्या। पंजाब में पेपर लीक पर छिड़ी लड़ाई, मान सरकार पर आरोपों की झड़ी। 27 के रण की रणभेरी से पहले छिड़ा बवाल। पंजाब में छिड़ा पेपर लीक पर पॉलिटिकल वार। पंजाब में विधानसभा चुनाव करीब है। प्रदेश में फार्मेसी पेपर लीक मामले पर सियासत गरमाती जा रही है। दिल्ली के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने पंजाब में कथित पेपर लीक की घटनाओं को लेकर आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल पर जोरदार हमला बोला। इतना ही नहीं, भाजपा ने पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस के इस्तीफे की भी मांग कर डाली। भाजपा का आरोप है कि केजरीवाल दिल्ली में तो छात्र आंदोलन में सक्रिय दिखाई देते हैं, मगर जब बात पंजाब की आती है तो वो कोप भवन में चले जाते हैं। भाजपा जहां पेपर लीक को पंजाब सरकार की नाकामी बता रही है, वहीं प्रदेश में विपक्ष के पाले में बैठी शिरोमणि अकाली दल ने भी मान सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया बहुत चिल्ला के बोल रहे थे हमारा पेपर लीक होगा तो हम मंत्री को रिजाइन कराएंगे। बच्चों के कंधों पे बंदूक रखकर बंदूक चलाने वाली पार्टी आज अपने मंत्री हरजोत बैंस का इस्तीफा नहीं ले रहे। बड़े शर्म की बात है। ये आम आदमी पार्टी आज हरजोत बैंस का इस्तीफा लेने से भाग गई। मिस्टर सिसोदिया, मिस्टर केजरीवाल और भगवंत मान, क्या आपको पता है कि पंजाब में आपकी सरकार बनने के बाद से कितने पेपर लीक हुए हैं? मेरा मतलब है 4 साल में 6 बार पेपर लीक हुए हैं। और आपने क्या कार्रवाई की? जहां भाजपा इस मामले पर लगातार हमलावर है, वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इन तमाम आरोपों को
सिरे से खारिज कर दिया। 4.5 साल हो गए सरकार बनी नूं, पंजाब दे विच एक भी पेपर लीक नहीं होया, एक सिंगल पेपर भी लीक नहीं होया पंजाब दे विच। पंजाब में भर्ती परीक्षाओं को लेकर लगातार विवाद उठते रहे हैं। मई 2022 में हुई पीपीएससी नायब तहसीलदार भर्ती परीक्षा में पेपर लीक के आरोप लगे थे। इसके बाद फरवरी 2023 में पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड की 12वीं अंग्रेजी बोर्ड परीक्षा को लेकर भी विवाद खड़ा हुआ। मार्च 2023 में आयोजित पीएसटीईटी परीक्षा भी सवालों के घेरे में आई। जून 2024 में हुई पीपीएससी कृषि विकास अधिकारी परीक्षा की प्रक्रिया पर सवाल उठे। इसके बाद दिसंबर 2025 में पीएसएसबी ग्रुप बी संयुक्त परीक्षा को लेकर भी गड़बड़ी के आरोप लगे। अब जुलाई 2026 में फार्मेसी ऑफिसर भर्ती परीक्षा को लेकर विवाद सामने आया है। पंजाब विधानसभा चुनाव की सियासी बिसात बिछने से पहले पेपर लीक का मुद्दा विपक्ष के हाथ एक बड़ा हथियार माना जा रहा है। आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर सियासी टकराव और तेज होने के आसार हैं। ऐसे में आगामी विधानसभा चुनाव पंजाब की सियासी दहलीज पर खड़ा है। उससे पहले सत्ता में बैठी भगवंत मान सरकार के खिलाफ पेपर लीक का मुद्दा विपक्ष के हाथ लगा है, तो ये तय है कि आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर सियासी महाभारत जरूर देखने को मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। अगली खबर, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज मुंबई के नरीमन पॉइंट स्थित नए आयकर भवन आयकर सिंधु का उद्घाटन किया। इस परिसर का उद्देश्य आयकर विभाग के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना, अलग अलग स्थानों पर संचालित आयकर कार्यालयों को एकीकृत करना और तेजी से विकसित हो रहे शहरों में किराए के परिसरों पर निर्भरता कम करना है। इस अवसर पर उन्होंने अधिकारियों से ईमानदारी, दक्षता और नागरिक केंद्रित कार्यप्रणाली के साथ अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने का आह्वान किया। उन्होंने अधिकारियों से ऐसी कार्य संस्कृति विकसित करने का आह्वान किया जिसमें करदाताओं के वैध कार्य समय पर पूरे हों और नागरिकों को अनावश्यक परेशानी का सामना ना करना पड़े। उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों को नए कार्यालय परिसर के लिए शुभकामनाएं देते हुए ईमानदारी से कर अदा करने वाले करदाताओं के योगदान की सराहना की। इस अवसर पर उन्होंने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत परिसर में एक पौधा भी लगाया। साथ ही करगिल विजय दिवस के अवसर पर 1999 के करगिल युद्ध के वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्होंने कहा कि देश के वीरों को सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि देश का हर संस्थान अपने कार्य और आचरण से उनके बलिदान के योग्य बने। Here in Aykar Sindhu, and I'm sure you're going to add to its strength. I congratulate the Revenue Secretary, the Chairman and the members of the CBDT, the Principal Chief Commissioner and officers of the Mumbai region, and especially the engineers, architects and workers of the CPWD whose skill and labor have raised this fine building. To the officers and staff who will serve here, my very best wishes. May the streams of honest contribution keep flowing in, and may this Sindhu always serve the nation with distinction. खबर उत्तर प्रदेश से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इटावा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए पिछली सरकारों पर निशाना साधा। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2017 से पहले इटावा के सामने पहचान का संकट खड़ा था। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उस समय भय और दहशत का माहौल था, जिसके कारण लोग इस मार्ग से गुजरने तक से भी डरते थे। उन्होंने कहा कि इटावा के नाम पर देश के कई हिस्सों में लोगों को कमरा तक नहीं मिलता था और निवेशक यहाँ आने से बचते थे। अब इटावा के नाम पर कहीं भय और दहशत नहीं होता है। अब इटावा के नौजवान के सामने कहीं पहचान का संकट नहीं होता है। इटावा के सामने 2017 के पहले पहचान का संकट किसने खड़ा किया था? इटावा से ही जीतने वाले लोगों ने इटावा के सामने पहचान का संकट खड़ा किया था। भय और दहशत इस कदर हुआ करती थी कि इटावा के नाम पर देश के अंदर होटल में रूम नहीं मिलते थे, धर्मशाला में टिकने नहीं देते थे। जिन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर हर जनपद में एक माफिया दिया था, संगठित अपराध का गढ़ यूपी को बना दिया था। यूपी के नौजवान के सामने पहचान का संकट खड़ा कर दिया था।
आज यूपी का नौजवान, यूपी का किसान, यूपी का कारीगर, यूपी का नागरिक पहचान के उस संकट से उबर चुका है, लेकिन जिन्होंने संकट पैदा किया था उनके सामने स्वयं पहचान का संकट आ खड़ा हुआ है। और अब बात मौसम के मार की। गुजरात में बाढ़ का संकट अभी भी पूरी तरह टला नहीं है। दक्षिण गुजरात के नवसारी, वलसाड, वापी और आसपास के इलाकों में एनडीआरएफ, भारतीय सेना, तटरक्षक बल और अन्य एजेंसियां लगातार राहत और बचाव अभियान चला रही हैं। तो वहीं असम में जलस्तर घटने के बावजूद लाखों लोग अब भी बाढ़ की मार झेल रहे हैं। इस बीच मौसम विभाग ने देश के कई राज्यों में अगले कुछ दिनों तक भारी से लेकर अत्यधिक भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। गुजरात के कई जिलों में बाढ़ से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। सबसे अधिक मुश्किल नवसारी और वलसाड में है। कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं, जिससे गांवों और शहर पानी पानी हो गए हैं। राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। भारतीय सेना ने दक्षिण गुजरात, अहमदाबाद और केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नागर हवेली के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में व्यापक अभियान चलाकर जलमग्न और दुर्गम इलाकों में 790 से अधिक लोगों को सुरक्षित निकाला है। सेना ने नवसारी, वलसाड, वापी, सिलवासा और अहमदाबाद में राहत और बचाव दल तैनात किए हैं, जबकि अतिरिक्त टीम्स भी स्टैंड बाय पर रखी गई। पिछले कुछ दिनों में राज्य में बारिश से जुड़ी घटनाओं में 35 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें नवसारी और वलसाड जिलों में 29 मौतें दर्ज की गई। प्रशासन और बचाव एजेंसी प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता पहुँचाने में जुटी है। वहीं असम में बाढ़ की स्थिति में कुछ सुधार हुआ है। बाढ़ प्रभावित अधिकांश क्षेत्रों में जलस्तर घट रहा है, क्योंकि इन इलाकों में रात भर बारिश नहीं हुई, लेकिन स्थिति अब भी गंभीर बनी हुई है। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार गोलाघाट, शिवसागर, चराईदेव, जोरहाट, डिब्रूगढ़, नगांव, होजाई, कामरूप महानगर और सोनितपुर सहित 10 जिले प्रभावित हैं। 28 राजस्व मंडलों के लगभग 810 गांव जलमग्न हैं, जिसमें 6.54 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। करीब 34,000 हेक्टेयर कृषि भूमि भी बाढ़ की चपेट में आई है। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार पिछले 24 घंटे में बाढ़ से 4 और लोगों की मौत हो गई। आंकड़ों की माने तो इस साल बाढ़ से 66 लोगों की जान चली गई। प्रशासन ने 274 राहत शिविर और राहत वितरण केंद्र स्थापित किए हैं, जहां 18,900 से अधिक लोग शरण लिए हुए हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस, प्रशासन, सेना, वायुसेना, अर्धसैनिक बल और अन्य आपातकालीन एजेंसीज प्रभावित क्षेत्रों में लगातार बचाव और राहत अभियान चला रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम में बाढ़ के हालात पर लगातार नजर रखे हुए हैं। केंद्र सरकार की अंतर मंत्रालयीय टीम असम के बाढ़ प्रभावित जिलों के दौरे पर है। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने भी डिब्रूगढ़ में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। प्रधानमंत्री जी ने आज सुबह मुझे फोन करके सारी जानकारी भी ली है। मैंने काल जो खुद देख के आए हैं इसके बारे में, परिस्थिति के बारे में मैं डिटेल बताया और प्रधानमंत्री जी ने ये कहा कि असम के लोगों को बता दीजिए हम असम के लोगों का साथ है और हर मदद करने के लिए तैयार है। मौसम विज्ञान विभाग ने ओडिशा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में 30 जुलाई तक भारी से अत्यधिक भारी वर्षा की चेतावनी जारी की है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने रविवार को कहा कि यूक्रेन द्वारा ईरानी कमर्शियल जहाज पर किए गए हमले का जवाब जरूर दिया जाएगा। उन्होंने इस हमले में एक नाविक की मौत की भी पुष्टि की है। अराक्ची ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि ज़ेलेंस्की ने एक ईरानी कमर्शियल जहाज पर हमला किया जिसमें एक नाविक की मौत हो गई। यह संयुक्त राष्ट्र चार्टर का स्पष्ट उल्लंघन है जो इसराइल के इशारे पर यूरोप को इस युद्ध में घसीटने के लिए किया गया है। अराक्ची ने आगे लिखा कि उन्होंने ईयू की विदेश नीति प्रमुख काजा कल्लास और रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के साथ टेलीफोन पर बातचीत के दौरान यह मुद्दा उठाया। अराक्ची के अनुसार दोनों नेताओं को साफ तौर पर बताया गया कि कीव के इस कृत्य को बिना जवाब दिए नहीं छोड़ा जाएगा।
दरअसल अरागची का यह बयान यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के हालिया बयान के एक दिन बाद आया है, जिसमें उन्होंने कैस्पियन सागर में लंबी दूरी के हमलों में ईरान से जुड़े सैन्य कार्गो वाले जहाज़ों और एक युद्धपोत को निशाना बनाने का दावा किया था। ईरान इसे इसराइल के इशारे पर किया गया हमला मान रहा है। और अब बात खेल के मैदान में भारत की बड़ी उपलब्धि की। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल में भारतीय एथलीटों का दमदार प्रदर्शन लगातार देखने को मिल रहा है। ओलंपिक पदक विजेता मीराबाई चानू का राष्ट्रमंडल खेलों में बेहतरीन प्रदर्शन एक बार फिर देखने को मिला। चानू ने 48 किलोग्राम भार वर्ग के मुकाबले में स्वर्ण पदक अपने नाम करने में सफलता हासिल की। यह लगातार तीसरी बार है जब चानू ने राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक हासिल किया है। और लगातार तीसरे राष्ट्रमंडल खेल में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारोत्तोलक मीराबाई चानू ने कहा कि वह अपनी इस उपलब्धि से बेहद खुश हैं, लेकिन अब उनका सारा फोकस इस साल जापान में होने वाले एशियन गेम्स पर है। ये परफॉर्मेंस मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण लगती हूँ कि मैं काफ़ी टाइम से बॉडी वेट भी कंट्रोल करके रखा हूँ। 48 में लाना ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होते हैं मेरे लिए, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ ये परफॉर्मेंस में और मैं पूरा फोकस रखूँगी एशियन गेम्स में। और भारतीय वेटलिफ्टर मीराबाई चानू ने कॉमनवेल्थ गेम्स में महिलाओं के 48 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीतकर देश को गौरवान्वित किया। तो उनकी इस सफलता पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बधाई देते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में महिलाओं के 48 किलोग्राम वेटलिफ्टिंग इवेंट में भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल जीतने पर मीराबाई चानू को हार्दिक बधाई। कॉमनवेल्थ गेम्स में लगातार गोल्ड मेडल जीतकर उन्होंने अद्भुत साहस, दृढ़ संकल्प और बेहतरीन प्रदर्शन का परिचय दिया है। उनकी यह शानदार उपलब्धि देश भर के युवा खिलाड़ियों को प्रेरित करती है। मैं उनके भविष्य के प्रयासों में उनकी निरंतर सफलता की कामना करती हूँ। और भारोत्तोलक मीराबाई चानू की ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल में आई स्वर्णिम सफलता पर पीएम मोदी ने भी सोशल मीडिया पोस्ट एक्स पर मीराबाई को बधाई दी। अपने बधाई संदेश में पीएम ने कहा, भारतीय वेटलिफ्टिंग में एक और शानदार अध्याय। प्रतिभाशाली मीराबाई चानू ने कॉमनवेल्थ गेम्स में एक बार फिर अपना हुनर दिखाया। उन्होंने 48 किलोग्राम कैटेगरी में शानदार प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल जीता। लगातार कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने और कुल मिलाकर चौथा CWG मेडल अपने नाम करने के साथ वो हर भारतीय के लिए प्रेरणा बनी हुई हैं। उन्हें बधाई, भविष्य के प्रयासों के लिए शुभकामनाएं। तो ग्लासगो में आयोजित हो रहे राष्ट्रमंडल खेल 2026 में भारतीय एथलीटों का दमदार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। रविवार को भारत ने अपने खाते में दूसरा पदक हासिल किया। भारत के खाते में रजत पदक आया, जिसे पूरा किया भारोत्तोलक ऋषिकांत सिंह ने। ऋषिकांत ने 60 किलोग्राम भार वर्ग के मुकाबले में यह कामयाबी हासिल की। ऋषिकांत ने स्नैच में 121 किलोग्राम जबकि 143 क्लीन एंड जर्क में लिफ्ट किया। और ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल 2026 में भारोत्तोलन से रजत पदक जीतने वाले ऋषिकांत सिंह का मानना है कि यह पदक उनकी मेहनत और सरकार के समर्थन का नतीजा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वह आगामी प्रतियोगिताओं में अपने इस प्रदर्शन को और बेहतर करने की कोशिश करेंगे। तो ऋषिकांत सिंह से खास बातचीत की है हमारे संवाददाता नारायण सिंह ने। 23वें राष्ट्रमंडल खेलों में ऋषिकांत सिंह ने भारत के लिए वेटलिफ्टिंग में सिल्वर मेडल जीता है। इस वक्त हमारे साथ है ऋषिकांत। कंपटीशन बड़ा स्ट्रॉन्ग रहा, टफ रहा, और जिस तरह से आपने स्नैच में एक गेम्स रिकॉर्ड बनाया, तो कंपटीशन कैसा था, उस पर कैसे क्या कहेंगे आप? मैं जो मेडल सिल्वर मेडल लेके आ गया आज कंपटीशन में बहुत खुशी हूँ। कंपटीशन के लिए इतना टफ नहीं है मेरे हिसाब से, जो उतना किया मैंने ट्रेनिंग में कर चुका था। बट स्नैच का टाइम में क्लीन जैक शुरू करने टाइम ब्रेक में मेरा थोड़ा नी में प्रॉब्लम आ गया था, इसके वजह से मेरा ठीक से नहीं कर पा रहा था क्लीन जैक। नहीं तो कंपटीशन तो टफ तो नहीं है ट्रेनिंग के साथ। अगर बात करें तो आप राष्ट्रमंडल जो कॉमनवेल्थ वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप थी उसमें आपने गोल्ड जीता और अब यहाँ सिल्वर जीता, तो कितना कॉन्फिडेंस देगा एशियन गेम्स के लिए ये मेडल आपको? हाँ जी, अभी फ़िलहाल वो एशियन चैंपियनशिप इंडिया में हुआ था, इसका टोटल देख ले तो मैंने भी इतना तो कर चुका था वो ट्रेनिंग में, बट थोड़ा बॉडी में इंजरी आ रहा है, इसके वजह से मेरे को ट्रेनिंग ठीक से नहीं हो पा रहा।
शायद आने वाले एशियन गेम्स में मैं कोशिश करूँगा, जो प्रॉब्लम है वो ठीक करके हम मेडल लेके आएगा। सरकार से कितना सपोर्ट मिल रहा है, जो टॉप्स की स्कीम है, तमाम स्कीम, उससे कितना आप एथलीट्स को सपोर्ट मिलता है? हाँ, सपोर्ट तो इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन बहुत सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि हम लोग हायर करके साल भर 3-4 ईयर्स से हायर करके हम सपोर्ट करें, इसके वजह से आज मेडल दे रहा हूँ। जी बिल्कुल, हमारे खिलाड़ियों को हर तरह से सपोर्ट मिल रहा है और उनकी कोशिश यही रहेगी कि इसके बाद जो अगले पड़ाव आने वाले एशियन गेम्स हमारे, वहाँ भी मेडल जीतकर भारत का नाम रोशन करें। कैमरा पर्सन स्टैलिन के साथ नारायण सिंह, डीडी न्यूज़, ग्लासगो। आगे भी दिखाएंगे आपको कुछ और खबरें। फिलहाल समय आ गया एक छोटे से ब्रेक का। कुछ कर गुजरने का हौसला, जेनजी की ताकत, स्टार्टअप की नई उड़ान, युवा जोश और नई सोच के साथ बदलते भारत की नई तस्वीर देखिए हमारे साथ नेक्स्ट जेन भारत, हर सोमवार से शुक्रवार दोपहर 2:30 पर सिर्फ डीडी न्यूज़ पर। ब्रेक के बाद स्वागत है। आगे की खबरों में भारतीय एथलीट नीरज चोपड़ा का मानना है कि खिलाड़ियों को जमीनी स्तर पर मजबूती देने में केंद्र सरकार का अहम योगदान रहा है। उन्होंने माना कि आज खिलाड़ियों को जो सुविधा मिल रही है उसके बेहतर नतीजे देखने को लगातार मिल रहे हैं। पिछले कुछ टाइम से टॉप्स की तरफ से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रही है। हम बाहर ट्रेनिंग कर पा रहे हैं और कम्पीट कर पा रहे हैं बाहर के एथलीट्स के बीच में। और मुझे तो स्पेशली मैं कहना चाहूँगा काफ़ी सपोर्ट मिल रही है। मेरी टीम भी साथ में रहती है और हम खासकर हम जब तैयारी करते हैं किसी बड़े गेम के लिए तो कोशिश करता हूँ मैं कि उस एनवायरनमेंट में और वहाँ पे जैसे खासकर यूरोप में हमारे सबसे ज़्यादा कंपटीशन होते हैं तो वहाँ पे ट्रेनिंग करने का तो हमेशा अच्छी सपोर्ट मिलती है। और ओलंपिक पदक विजेता और जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने साफ कहा है कि वो लगातार अपने खेल के सभी दृष्टिकोण पर तेजी से काम कर रहे हैं। उन्होंने माना कि सफलता के लिए मानसिक मजबूती का होना भी सभी जरूरी पहलुओं में से एक पहलू है। एज एन एथलीट मेरा हमेशा माइंड में रहता है कि मैं अपने डिस्टेंस को और ज़्यादा बढ़ाऊं और हमेशा मेरे दिमाग में होता है जब आप बड़े गेम्स में हैं तो आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज है वर्ल्ड के बेस्ट एथलीट्स के बीच में मेडल जीतना, गोल्ड जीतना। दूसरी बात डिस्टेंस पे आती है तो डिस्टेंस मेरे लिए इम्पोर्टेंट है कि मैं अपने डिस्टेंस को बढ़ाता जाऊं। लेकिन उस टारगेट के बीच में मुझे लगता है कि जब ऐसी कंडीशंस होती हैं, जब सभी एथलीट्स वहाँ पे होते हैं तो कई बार बहुत बड़े डिस्टेंस नहीं निकलते, लेकिन आपको अपने डिस्टेंस को कंसिस्टेंट रखना पड़ता है। और ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का पहला पदक केवल एक कांस्य पदक नहीं बल्कि संघर्ष, संकल्प और सफलता की प्रेरणादायक कहानी है। बिहार के एक साधारण परिवार से निकलकर पैरा पावरलिफ्टर झंडू कुमार ने
राष्ट्रमंडल खेलों में कांस्य पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया है। तो ग्लासगो से हमारे संवाददाता नारायण सिंह की ये विशेष रिपोर्ट देखिए। हर चैंपियन की शुरुआत शानदार सुविधाओं से नहीं होती है, कुछ की शुरुआत होती है मुश्किल हालात और एक अटूट सपने से। 2026 राष्ट्रमंडल खेलों में झंडू कुमार का कांस्य पदक एक ऐसी ही प्रेरणादायक कहानी है। परिवार का सहारा बनने के लिए ई रिक्शा चलाने से लेकर राष्ट्रमंडल खेलों के पोडियम तक पहुंचने का उनका सफर बताता है कि मजबूत इरादों के साथ सही सहयोग मिले तो कोई भी सपना हकीकत बन सकता है। बिहार के 28 वर्षीय पैरा पावर लिफ्टर झंडू कुमार ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में पुरुष हैवीवेट स्पर्धा में कांस्य पदक जीतकर भारत का पदक खाता खोला। झंडू ने 190 किलोग्राम वजन उठाकर कांस्य पदक अपने नाम किया। अपने अंतिम प्रयास में उन्होंने 196 किलोग्राम वजन उठाकर राष्ट्रमंडल खेलों का रिकॉर्ड बनाने की कोशिश की, लेकिन वे बेहद मामूली अंतर से चूक गए। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह रही कि उन्होंने साबित कर दिया कि जब प्रतिभा को अवसर मिलता है तो कोई भी सपना बड़ा नहीं होता। एक साधारण परिवार में जन्मे झंडू कुमार सड़क किनारे सब्जी बेचने वाले एक विक्रेता के बेटे हैं। 5 वर्ष की आयु में पोलियो से प्रभावित होने के बावजूद उन्होंने अपनी दिव्यांगता को कभी अपने भविष्य की राह में बाधा नहीं बनने दिया। देखिए, तकलीफ समस्या तो बहुत था मेरे पास, मगर तकलीफ समस्या को हमने एक दोस्त की तरह बना के रखे थे और उसी को लेके चल रहे थे हमने। आज उसी दोस्त के बदौलत और उसी के जुनून के बदौलत आज हमने ग्लासगो में मेडल जीते हैं सर। झंडू कुमार का जीवन इसलिए बदला क्योंकि उनके दृढ़ संकल्प को सही अवसर मिला। खिलाड़ियों पर केंद्रित सरकारी योजनाओं, बेहतर प्रशिक्षण सुविधाओं, वित्तीय सहायता और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भागीदारी के अवसरों ने झंडू कुमार जैसे प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को बड़े सपने देखने का मंच दिया। आज हमें खेलो इंडिया के ऐसा स्कीम में हमें बहुत बढ़िया मंच मिला। माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आज हमें इतना अच्छा मंच मिला। और उसी से लेके हमने 2025 में खेल के हमने 2025 में इंटरनेशनल जाके खेले चाइना में, और उसी अनुभव से हमने इंटरनेशनल में पहला ही मेडल हमने ब्रोंज मेडल हासिल किए। अगला टारगेट है एशिया गेम्स है, ओलंपिक है। झंडू कुमार की कहानी इस बात का प्रमाण है कि महानता इस बात से तय नहीं होती कि आप कहां से आते हैं, बल्कि इस बात से तय होती है कि आप कितनी दूर तक जाने का हौसला रखते हैं। झंडू कुमार का यह कांस्य पदक सिर्फ ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का पहला पदक नहीं है, बल्कि इस बात का प्रमाण है कि जब प्रतिभा को पहचान और सही प्रशिक्षण और पूरा सहयोग मिलता है तो साधारण परिवारों से निकले खिलाड़ी भी दुनिया के सबसे बड़े मंच पर तिरंगे का मान बढ़ा सकते हैं। झंडू की कहानी एक नए भारत की तस्वीर पेश करती है, जहां सपनों की उड़ान आर्थिक परिस्थितियों से नहीं रुकती और हर सफलता लाखों युवाओं को आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। कैमरा पर्सन स्टालिन के साथ नारायण सिंह, डीडी न्यूज, ग्लासगो। अब बात क्रिकेट की। भारत और जिम्बाब्वे के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज का तीसरा मुकाबला भारत ने 35 रनों से अपने नाम कर लिया। इस तरह भारत ने सीरीज को 3-0 से जीतने में सफलता हासिल की। मैच में भारत ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया। वैभव सूर्यवंशी के 81 रनों की पारी के बल पर भारतीय टीम ने 20 ओवर में 5 विकेट पर 192 रन बनाए। इसके जवाब में जिम्बाब्वे की टीम 20 ओवर में 7 विकेट पर 157 रन ही बना सकी। भारत की ओर से मयंक यादव ने 3 विकेट और यश ठाकुर ने 2 विकेट हासिल किए। श्रेयस अय्यर की कप्तानी में टीम इंडिया की यह पहली सीरीज जीत रही। इससे पहले टीम को आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ T20 सीरीज में हार का सामना करना पड़ा था। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।